कैसा गया भाई टेस्ट तुम लोगों का? बढ़िया गया मैं। हमसे तो एक्सपेक्टेड है। बाकी सुरेंद्र का कैसा गया? सुरेंद्र का मेरा अच्छा नहीं गया। क्यों भाई? हर्ष का कैसा गया? हर्ष कैसा गया एग्जाम? नॉट। कशिश का? कितना है? कैसे मिस्टेक्स हो गए? तो ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार बताना ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? हम लोगों ने पिछले वीक स्टार्ट करी थी, है ना? पिछले वीक तक पढ़ा है। उसके बाद कहाँ तक पहुंचे हैं? लगा दिए भाई। एक से दस गलत कर दिए। मुझे जो भी नहीं याद थे मैं तुक्के क्यों लगाए? रैंक सेकंड आई। सेकंड रैंक आई है तुक्के लगाने के बाद भी। मैम जो नहीं आते थे उसमें लगा दिए मैम, 10 लगाए 10 गलत हो गए। तो तुमने तुक्के क्यों मारे भाई? 10 नंबर और कटा दिए तुमने अपने। मैम रैंक फर्स्ट आने वाली थी, मैंने सब कटवा दिया। मैंने सोचा थोड़ा भी फर्स्ट। सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अरे दो भी सही हो जाते तो चलो बैलेंस हो जाता तुम्हारा। यस मैम। और मैम प्रतीक्षा के बढ़िया है, थर्ड रैंक है उसकी। प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा कितने बने? प्रतिष्ठा तो जीनियस है हमारी वैसे भी। चलो जिसके अभी जो बन गए ठीक है। जहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि कहाँ मिस्टेक हुई है उन मिस्टेक्स को दोबारा मत करना। और वेरी गुड 225। वेल डन। कितने में से है? 300 में से है ना ये? यस मैम। वेल डन।
प्रतिष्ठा तुम अभी क्लास 12th में ही हो ना? देख लो प्रतिष्ठा, देख लो भाई। अब जो लोग कहते हैं मैम समय नहीं मिलता, ये सुरेंद्र कहाँ गया, ये मैम समय नहीं मिलता, देख लो प्रतिष्ठा भी तो है और ये सब एक साथ संभाल रही है। मैम मैं तो 12th पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ, स्कूल भी जाना होता है, 6 घंटे स्कूल में चले गए, स्कूल का कुछ होमवर्क मिल गया। मैम स्कूल बंद था मैम 10 दिन तक। अब ये बता दो ऑप्टिक्स में कहाँ तक हो गया है, हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे जरा। वेलोसिटी, प्लेन विस्कोसिटी, वाईक्यूज और ये सब लगा दी। अभी ये नहीं कराया था मैंने, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर। मैम स्फेरिकल शायद नहीं नो चल रही मैम ये नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं इनमें इमेज डायग्राम कैसी है। पहले तो इनका रूल देख लो कि रूल क्या है। इसमें क्या रूल है तुम्हारे पास? पहला रूल तो ये है, जब भी तुम रे डायग्राम बनवाओगी, कनकेव कन्वेक्स समझा दिया था क्या होता है। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो इंटरनल जो सरफेस होती है वहां से तुम लोग क्या करते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हो, जैसे ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कन्वेक्स में क्या होता है, जो बाहर वाली सरफेस होती है वो होती है तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। अब क्या है, हमें जब भी डायग्राम बनाने होंगे, ये देखो ये उनके लिए है, वैसे तो ये बोर्ड्स में काम आएगा तुम्हें, इसमें तो कोई काम नहीं आने वाला है ना, पर फिर भी देख लो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो एक्सिस तुम्हारे पोल से पास कर रही है ना, ये हमने देख लिया था। जो एक्सिस पोल से पास कर रही है उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रे अगर तुम लोगों ने पैरेलल ड्रॉप करी है, जैसे ये वाली रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो क्या करेगी, फोकस से कट होके जाएगी। तो अगर ये फोकस है तो ये रे हमेशा फोकस से कट होके तुम्हारी जाएगी। सिमिलरली कन्वेक्स में देखो, ये देखो ये वाली रे पैरेलल है, पैरेलल होगी ये ऐसी चली गई, बट ये आई कहाँ पे कन्वर्ज हो रही होगी, यहाँ पे तुम्हारे फोकस पे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो एज इट इज क्या हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मतलब ये एक तरीके का नॉर्मल हो गया स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, जैसे हमारा प्लेन मिरर में होता था, तो जब भी नॉर्मल से कोई रे आती थी तो सिंपल उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेती थी। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जो रे आएगी वो ऐसी की चली जाएगी। दैट मीन्स दिस रे इज, जो भी रे यहाँ से आ रही है जा रही है वो क्या करेगी, एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर लेगी, मतलब नॉर्मल से आ रही है तो इसलिए सेम पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये दूसरा रूल नंबर है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी रे आपकी फोकस से आएगी, देखो जैसे ये फोकस से पास हो रही है ना, तुमने क्या करा, कोई भी एक रे को फोकस से पास करा दिया। अब इस रे को रिफ्लेक्ट कैसे कराएंगे, इस रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब रिवर्स था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो कहाँ पे कट करके जाती थी, फोकस पे। तो इस तरीके से याद रखो, दो तो वाइस वर्सा हो गए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, नॉर्मल से याद रखो कि नॉर्मल से जैसी आती है वैसी चली जाती है। ये 3 लॉ है तुम्हारे पास। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, ये क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो इसका भी हम चार्ट पढ़ेंगे, ये बस ये देख लो कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। तुम्हारे जेई के सिलेबस में रे डायग्राम का बनाने का कोई यूज नहीं है, बस तुम्हें जो चीज याद रखनी है वो मैं भी करवा दूंगी। ये डायग्राम देख लो, इसके केस में ऐसे बनेगा। हमारे में ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये याद रखने का। क्या है ये,
बस ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, मैं कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पे बनेगी। मतलब अगर तुम्हारा, मैं ये बताऊं, अगर ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा पोल होता है, और मान लो ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है बताना, रेडियस। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फेरिकल का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर, तो इसको कंप्लीट करोगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2r, है ना, सॉरी ये तुम्हारा हो गया r, 2s सेंटर ऑफ नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस होता है, r होता है, और फोकल लेंथ कितनी होती है, r/2। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल है। अब देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे इनफाइनाइट पे, इंफिनिटी से, इसका मतलब रेज कहाँ से आ रही होंगी, इंफिनिटी से रेज आ रही होंगी, है, तो Yes, हमें मान लो कोई भी एक रे आई ऐसे इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, अब पैरेलल से बताओ कहाँ से कट करेगी, फोकस फोकस से, वेरी गुड, तो एक रे तुम्हारी फोकस से कट कर गई यहाँ पे। पर अभी तुम्हें क्या चाहिए, रेज, इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए, मैम दूसरी चाहिए जो कनकेव से जाएगी, दूसरी भी सेंटर से। चाहिए कि, तो दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूं ऐसी सीधी, ऐसे गई और ऐसे आ गई। पर रुको, यहाँ पे इमेज तो बनी नहीं, हमें इमेज बनानी है, ये तो ये भी फोकस पे बन गई, तो ठीक है, ये इमेज कहाँ बन गई तुम्हारी, फोकस पे बन गई, दो रेज मिल गई ना, एक तो रे ये आ गई और एक रे तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो दोनों रेज कहाँ पे मिलेंगी बताओ, फोकस पे, है कि नहीं, yes, मैम ma'am. ये कुछ गलत नहीं है, क्यों गलत क्यों है, बन सकता है, मैम सेंटर से रेस आ गई अभी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली है ना रेज, ना वो तो नीचे। मैम वो तो नीचे जाएगी ना, मैम इन्फिनिटी से सेंटर से होके जाएगी ना। इंफिनिटी की फोकस से होके जाएगी, रूल नंबर 1 क्या था, मैम रूल नंबर 1 तो लग चुका है, सेकंड वाला नहीं लगा अभी। ये देखिए मैम कहाँ से गई है। सेकंड क्या था कि जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी उसी को अपने पास को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, तो यही तो लगाया है रूल, रूल नंबर सेकंड। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली आई ना, ऐसे ऐसे, कहीं मैम इंफिनिटी ये से वाली कोई तो, इमेज, ये वाली देखो कहाँ से पहली मैम? इमेज ये, दूसरी इमेज कहीं इंफिनिटी से आई पोल पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से आ गई, ठीक है, अब इसी रास्ते से वापस जाएगी, तो दो रेज तुम्हारी किस पॉइंट पे मिलेगी, फोकस पे। इसके और डायग्राम, और तुमने देखा होगा जो बना, और डायग्राम बने होंगे, मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई एक और इमेज कहाँ से ड्रॉप करा लो तुम, पोल से, बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है तुम जो किताबों में लिखे हुए हैं उन्हीं को बनाओगे, ये भी सही है, गलत नहीं है, कैसे गलत लग रहा है बताना जरा, मैम पैराक्सियल रेज ले लेंगे और क्या। ये जो भी फॉर्मूलेज जो भी यूज हो रहे हैं, ये फॉर्मूलेज किसके लिए यूज हो सकते हैं, जो तुम्हारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा क्लोज है ना, ये फॉर्मूलेज उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी इंफिनिटी से आई तो इमेज बन गई तुम्हारी फोकस पे, कैसी इमेज बनेगी, बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, यानी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, हमने देखा यस पॉइंट साइज थी। अब यहाँ पे बात आई नेचर, अब नेचर देखो क्या होता है, अगर तुम्हारा ये मिरर है कनकेव, अब देखो रियल और वर्चुअल में चीजें समझो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, सुनो, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है और तुम्हारी जो इमेज है वो भी मिरर की कहाँ बन रही है, सामने बन रही है ना, ये सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और तुम्हारी जो मिरर इमेज है वो भी मिरर के सामने बन गई, तो उस इमेज को क्या बोला जाएगा, रियल इमेज, ठीक है। अगर तुम्हारी इमेज
मिरर के पीछे बनेगी उस इमेज को क्या बोला जाएगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ये हम लोगों ने प्लेन मिरर में भी देखा था। तो यहाँ पे इमेज सामने बनेगी, दैट मीन्स रियल इमेज। दूसरा क्या है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब देखो क्या, अब यहाँ पे केसेस देखो जरा। ये तुम्हारा मैम पोल है। सेंटर पे होगी। हाँ, क्या हो रही है? मैम सेंटर पे होगी ना मैम इमेज वो। बियॉन्ड सी है ना, एट सी यस नहीं है। मैम। देखो बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? पहले तो तुम्हारी इमेज इंफिनिटी थी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पे भी दूर हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे। तो कहाँ बन रही थी इमेज तुम्हारी? फोकस पे। अब क्या है, एक और केस आता है, अगर ये तो बियॉन्ड सी है, एक और केस यहाँ पे ऐड कर लो, क्या आपका तीसरा हो, एक सेकंड। हाँ, एट सी। तो अब यहाँ पे आओ सी पे। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, यानी पोजीशन और सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज दोनों कोइंसाइड कर गई है ना। इमेज कैसी बनेगी बच्चों? इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज। सेम साइज बनेगी, उल्टा बनेगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेम साइज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इमेज अभी भी कैसी बनेगी? रियल। इसका मतलब देखो मिरर के सामने ही बन रही है ना, मिरर के सामने बन रही है। अब हमेशा जो रियल इमेज होती है वो कैसी इमेजेस होती है? रियल इमेजेस कैसी इमेजेस होती है? मैम मिरर के सामने ही बनेगी। हाँ हाँ, मिरर के सामने बनेगी, नेचर। इन्वर्टेड। हाँ, रियल इमेज कैसी होंगी? इनवर्टेड होंगी, ठीक है, इनवर्टेड है। अब ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले आई, ये पहला था ऑब्जेक्ट बच्चों, अब यहाँ आ गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो देखो इमेज तुम्हारी शिफ्ट होती जाएगी बियॉन्ड सी। कहाँ गया? बिटवीन सी एंड, हाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गई तुम? बियॉन्ड सी। ओके, बियॉन्ड सी का मतलब है कि सी से जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ये रखो पहली इमेज। इनका बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? बियॉन्ड सी का मतलब है कि सी के जस्ट पीछे है ना, सी के जस्ट पीछे। मान लो ये तुम्हारा फोकल और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ बियॉन्ड सी। तो ये इसको क्या बोला गया? सेकंड केस, बियॉन्ड सी, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है। कहाँ पे इमेज बनेगी? देखो बिटवीन एफ एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस के बीच में इमेज बनेगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। और कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। फिर अब आ गए तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी यहाँ सेकंड केस, थर्ड केस, ये केस थर्ड, ये केस सेकंड। और इन्फिनिटी पे कहीं यहाँ मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये इन्फिनिटी, केस नंबर 1, ठीक है। इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड। तीसरा क्या? अब यानी सभी में इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इनवर्टेड। क्यों? क्योंकि सभी में इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के सामने, मिरर के सामने बनेगी। यही चीज याद रखनी है, जे में यही आएगा। और मिरर के इमेज यहाँ पे होगी तुम्हारी वही सेम साइज, बस इतना याद रखो। अब देखो जैसे जैसे तुम मिरर के सामने, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ रहे हो, इमेज का साइज क्या हो रहा है? वो पहले डिमिनिश था, हाईली मैम डिमिनिश, पीछे बढ़ता जाएगा। फिर थोड़ा सा डिमिनिश हुआ, फिर सेम साइज का हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाया जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है ना, इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो एट सी पे है, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ कर दूं, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। इसका मतलब क्या है? मैम इंफिनिटी और सी के बीच में। हाँ, बिटवीन सेंटर एंड फोकस के बीच में। यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, देखो सेम साइज, यहाँ पर आएगा इन लार्ज, है ना। यस मैम। अब देखो, अब एक चीज तुम्हें यहाँ से क्या सीखने को मिलेगी? देखो बहुत
जैसे जैसे इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज कहाँ जा रही है, दूर। यस मैम, दूर जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, देखो ध्यान से देखो सभी, ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, दूर था, बोलो इंफिनिटी पे था। यहाँ पे देखो मैं सिर्फ इमेज बनाएंगे, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रख देते हैं इंफिनिटी। पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज देखो कितनी क्लोज बन रही है, फोकस पे बन रही है ना, कितने पास बन रही है इमेज। अब देखो तुम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आए, यानी बियॉन्ड सी, इंफिनिटी से थोड़ा आगे आ गए, तुम्हारी इमेज कहाँ गई, फोकस से थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई यहाँ पे, है ना। तो फिर तुम सी पे आ गए तो इमेज कहाँ गई, सी पे। फिर तुम सी और एफ के बीच में आ गई तो इमेज सी के पीछे चली गई। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज कहाँ जा रही है, पीछे, बोलो, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे जा रही है, और साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम साइज हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट केस क्या लेंगे, सी एंड एफ के बाद F क्या, पोल और फोकस, है ना, बोलो F दिख रहा है पोल एंड फोकस। भाई चार चीजें तो है हमारे पास, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकल लेंथ और एक पोल, ये तीन ही चीजें हैं बस। अब नेक्स्ट केस आया फोकल लेंथ एंड, अच्छा एट फोकल पे है तो इन्फिनिटी उल्टी हो जाती है, देखो इन्फिनिटी पे फोकस पे बन रही है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बन रही है। अब वो कैसे, हाईली इनलार्ज, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाएगा इमेज बढ़ती जाएगी। हाँ, चला गया। हाँ, चला गया। चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड रुको। अब फोकस पे आए तो इन्फिनिटी पे बन गई, ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है, देख लो। अब फोकस से आगे बढ़ोगे तो कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। अब इमेज कहाँ हो गई, देखो बिहाइंड द मिरर, कैसे, अब तुम बहुत ज्यादा क्लोज ले आए, जैसे जैसे मैं बोल रही थी ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे तो इमेज कहाँ होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। अब तुम कहाँ ले आए ऑब्जेक्ट को, भाई पोल और फोकस के बीच में, यानी बहुत क्लोज आ गया अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब इमेज देखो कितना दूर जाएगी, अब ये घूम के मिरर के पीछे ही आ गई, ठीक है। कैसी बनेगी, मिरर के पीछे बन रही है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। मिरर के पीछे बनेगी तो उस इमेज का नेचर होता है वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं, इरेक्ट, ठीक है, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगाते जाओ। ओके, अच्छा अगर आप बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूं पोल के पीछे, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पोल के पीछे रख देते हैं यानी मिरर के पीछे, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा, अगर मान लो
मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख देती हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के पीछे रखा हुआ है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? देखो इधर आगे की तरफ, यहाँ पे। तो मिरर के आगे जो भी चीज होगी, देखो जो कुछ भी हो, अगर मिरर के आगे है तो रियल है, अगर मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। अब ये आगे बनी तो ये कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो इमेज बनी है ये कैसे ऑब्जेक्ट की वजह से बनी है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से। तो जब भी तुम्हारी इमेज वर्चुअल के ऑब्जेक्ट की वजह से बने तो उसका नेचर इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे रियल के साथ कैसा था? इन्वर्टेड, क्योंकि तुम्हारे इन केसों में ऑब्जेक्ट कैसे थे? रियल ऑब्जेक्ट थे। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। तो इस केस में तुम्हारी इमेज रियल के साथ साथ कैसी बनेगी? इरेक्ट। रियल के साथ इरेक्ट बनेगी, ना कि इन्वर्टेड। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है? वर्चुअल है। तो ये चीज याद रहेगी, यहाँ पे यही चीज समझने की। हाँ, वो ये केस मिसिंग है। बिहाइंड द मिरर लिख दो यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। अब ऑब्जेक्ट को तुमने बिहाइंड द मिरर पहुंचा दिया, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगी? बिफोर द मिरर, यानी मिरर के आगे। ठीक है। साइज कैसा रहेगा? लार्ज ही रहेगा। ठीक है। बट नेचर याद रख लो, रियल एंड इरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एंड इरेक्ट याद रहेगा। यस मैम। एक बार इस देखो इस स्क्रीन को, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लो कि मैम किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से क्या है, कुछ भी पूछो। देखो एक बार ध्यान से। ज्यादा बड़ी नहीं आएगी यहाँ पे, इसका साइज स्मॉलर साइज है, ज्यादा ना बड़ी है ना ज्यादा छोटी है, स्मॉलर साइज है। ये इसमें ऐड कर लो, ये इसमें लिखा है। जो चीजें तुम्हें याद रखनी है मैं बताती हूँ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर जाती जाएगी। बस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ये बार बार मैं लिख रही हूँ, ये उड़ क्यों जा रहा है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, इनलार्ज तुम्हें कितने के केस में कितने केस में तुम्हें इनलार्ज इमेज बनी है, मिली है? कितने केस हो गए मैग्निफिकेशन के? बोलो। एक तो ये यहाँ पे एक केस जहाँ पे तुम्हें इमेज क्या मिली है? बड़ी, इनलार्ज। दूसरा ये केस हो गया जिसमें तुम्हें इमेज कैसी बनी है? इनलार्ज। जो तीसरा केस है, भले ही वो इनलार्ज का जो है पर इमेज कैसी बन रही है? इमेज वर्चुअल है। ठीक है, इमेज वर्चुअल है। तो तुम्हें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में दो तो ऐसे होंगे जहाँ पे इनलार्ज मिलेगी इमेज और उनमें रियल इमेज है, बट तीसरा ऐसा होगा इनलार्ज तो है बट वर्चुअल है। क्वेश्चन करेंगे वहां ये चीज याद आएंगे। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखो ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें तुम ऑब्जेक्ट इमेज को जितना दूर लेके जा रहे हो इमेज उतनी ही छोटी है। जैसे ही इमेज को ऑब्जेक्ट को पास लेते आओगे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, तो कनकेव मिरर में था। देखो ध्यान से,
कनकेव मिरर में मैंने तुम्हें क्या बताया, बताना जरा। इमेज ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो तो साइज बढ़ेगा इमेज का। यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर को देखो, अभी इमेज दूर है तो इसका साइज देखो जरा, लेजर ये देखो अभी इमेज बहुत दूर है तो साइज देखो इमेज का कितना छोटा बन रहा है। अभी जैसे ही मैं अभी इसको पास लेके आऊंगी, चल भाई हाँ देखो अभी जब इतनी दूर थी तो ऐसे था, अब इसको पास ले आई तो थोड़ी सी इमेज बड़ी हो गई। यस मैम। हाँ यार ये चल कैसे गई? क्या है? अभी तो अच्छा खासा चल रही थी। अब देखो जितना पास ले आए उतना ही तुम्हारी इमेज का साइज भी बढ़ जाएगा। सेम ये कनकेव कन्वेक्स दोनों की केस में है, यहाँ भी देखो, बट वहां में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की हो जाती है। कन्वेक्स मिरर में कहाँ पे होगी सेम साइज की, सोच के बताओ। सेम साइज वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती थी, यहाँ कहाँ पे होगी देखो। कन्वेक्स मिरर कैसा होगा तुम्हारा, प्रतिष्ठा सब पढ़ के बैठी है भाई, वेरी गुड प्रतिष्ठा। तुम्हारा कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है। इसमें कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, बाहर वाली। इसमें ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, ये फर्स्ट सरफेस, ये है तुम्हारी पॉलिश्ड सरफेस। बट ये मिरर जब बनाओगे तो ये ऐसी मिरर बनेगा, यहाँ से ऐसे क्लोज होगा, जिसका ये मिरर पार्ट है स्फेरिकल मिरर का वो ऐसे ही होगा। यानी इसका पोल ये रहा, फोकस ये रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। यहाँ पर तुम भी कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जैसे जैसे पास करते जाओगे इमेज बड़ी बनती जाएगी, पर इमेज बन कहाँ रही है, इमेज बन कहाँ रही है, इसके पीछे, भाई मिरर के पीछे बन रही है, हाँ है ना, यही तो था इसमें देखो, ये मिरर है ना, ये मिरर है, लेते हैं ये मिरर का सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो ये आया यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है ना, पर इमेज कहाँ बन रही है देखो, मिरर के इस तरफ, ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ यहाँ पर कैसी बनेगी बताओ, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, रियल है। जो भी चीज मिरर के सामने वो कैसी रहेगी, रियल। जो भी चीज मिरर के पीछे वो वर्चुअल। वर्चुअल। तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, चाहे किसी भी पोजीशन पे रख लो,
मिरर के सामने, ठीक है। अब पोल पे जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट ले आए, पोल पे क्या हो जाएगा, सेम साइज का बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ही पोल पे देखो इमेज आएगी, सेम साइज का बन जाएगा। ये देखो सेम साइज हो गई, ठीक है। पोल पे आते ही सेम साइज, तो यानी जहां वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज हो रहा था, यहाँ पर पोल पे सेम साइज होगा। ये रफ कर देती हूँ। तो इन्फिनिटी पे क्या लिख रहा है, ये कन्वेक्स का है क्या? हाँ, यहाँ पे दो ही है। अगर इन्फिनिटी पे रखोगे और बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, दो केसेस है, ठीक है। क्या है, एक तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पे, पर बननी कहाँ पे है, मिरर के पीछे ही। अब क्या है, तुम पोल और इन्फिनिटी के बीच में बना रहे हो, यानी पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। छोड़ो, ये सब मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि मिरर के सामने रखोगे, मिरर के सामने रखोगे तो हमेशा इमेज मिलेगी तुम्हें पीछे की तरफ, और इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, केसेस तीसरे। थर्ड केस लिखो यहाँ पे, रीजन। मिरर के आगे वाले ये एक ही केस याद रख लो, मिरर के आगे बस इमेज पीछे बनेगी। अब मिरर के ऑब्जेक्ट को क्या ले लेते हैं, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, बच्चों मैंने क्या लिया, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। पोल एंड फोकस के बीच में, कन्वेक्स मिरर का पोल एंड फोकस कहाँ पे आ रहा था, देखो ये रहा, ये रहा पोल और ये रहा फोकस। अगर मैं इसको क्या बना दूं बच्चों, बोलो, इसको मैंने क्या बना दिया, अगर ऑब्जेक्ट बना दिया, बोलो, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूं तो मुझे बताओ ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल, क्योंकि ये भाई मिरर के बैकवर्ड में रखा है, तो ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब एक बात देखो, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, मान लो ये क्या है, इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट या इरेक्ट बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है? अगर मैं इनके किरदार बदल दूं, ये इमेज को मैंने अब ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट को इमेज बना दिया, तो बताओ इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है भाई, बिल्कुल। और ये बताओ वर्चुअल है कि सॉरी रियल है? रियल। रियल। तो देखो, तो यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, रियल के साथ इरेक्ट बन रही है, जबकि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। तो ये यहाँ पर याद रखो, तीसरा केस में ये यहाँ पे लिखो, किरदार बदल दिए गए हैं, और इसको क्या करना, इमेज जल्दी याद रहती है, कहते हैं ना, एज कम्पेयर टू पढ़ाई से ज्यादा जो वर्क विजुअल्स होते हैं ना, वो याद रहते हैं। तो ये इमेज तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहने देगी। कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज इज रियल एंड इरेक्ट। साइज देखो, साइज क्या था, बड़ा स्मॉल था या लार्ज था, बोलो, इमेज याद करो, अभी याद करो। देखो बड़ा है कि छोटा है, साइज बड़ा। इमेज का बड़ा है, गुड। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मैग्निफाइड इमेज है तुम्हारी, मैग्निफाइड। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, आफ्टर फोकस। तो ये चीज ध्यान से, फोकस के बाद रख दिया अब मैंने, ये केस सब बता देंगे, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो। अब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के बाद रख दिया, फोकस के बाद यानी यहाँ पे कहीं रख दिया, फोकस के बाद, फोकस के बाद आपने यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, समझो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा है आपने,
ओके, अब बच्चों इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो जरा मुझे बताइए कहाँ बनेगी। अब यहाँ तो डायग्राम में है नहीं, तो खुद से यहाँ पे मैं तुम्हें याद करा देती हूँ कि जब भी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रहेगा तो इमेज क्या बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, यानी वर्चुअल बन रही है। ठीक है, फोकस, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी वर्चुअल है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी बच्चों, यहीं पे मिरर के इस तरफ, राइट। इमेज ये गलत आ गया। ये मिरर है। ओके, तो अब इमेज वर्चुअल का मतलब कहाँ पे है, कहाँ बनेगी इमेज, यहीं पे पीछे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से बन रही है, तो वर्चुअल के साथ कैसा नेचर आएगा, इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ रियल के साथ इरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड, यहाँ वर्चुअल के साथ कैसा है, इरेक्ट। तो ये चीजें भाई तुम्हें याद करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक यहाँ पर कोई परेशानी है तो पूछो कि मैम हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये जो भी है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आस्क कर। सुरेंद्र समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कराऊं फिर? Yes, ma'am. क्वेश्चन कराएं? अच्छा, इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे कराएं, मिरर फॉर्मूला रहता है। अब देखो क्या लिख रहा है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो साइन कोऑर्डिनेट क्या है, क्या कह रहा है ये, जब अब तुम्हें साइन का ध्यान रखना है कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव कैसे लेना है। ठीक है, इसको देखो कैसे लेंगे, ये मिरर फॉर्मूले के बाद आता है। ठीक है, मिरर इक्वेशन इसके बाद में आएगी। पहला क्या केस है, पोल को ओरिजिन बना दूंगी, पोल को ओरिजिन बना दूंगी, और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी, पोल ओरिजिन से मेजर करते हैं भाई कोऑर्डिनेट पे। तो अगर तुम्हारा पोल ओरिजिन है तो सारी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करोगे, पोल से। ठीक है, अब एक बात बताओ, पोल के अगर राइट जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव डिस्टेंस, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है कि नेगेटिव राइट में, मैम Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, ये राइट ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव। अब मान लो यही तुम्हारा पोल है, तो यानी सारी डिस्टेंस अगर पोल से यहाँ मेजर करोगे, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, या ऑब्जेक्ट की या इमेज की या फोकल लेंथ, सबको क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। अगर पोल के यहाँ पर मेजर कर रहे हो इस तरीके से तो क्या लेके चलोगे, Negative. नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव होगी मैम। नेगेटिव होगी, क्योंकि
ये तुम्हारा पोल है ना। ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ, फोकल लेंथ कहाँ आती है, मैंने अभी तुम्हें बताया, ये फोकस है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। तो तुम पोल से मेजर करोगे तो मतलब तुम ऐसे चल रहे हो, और ये डिस्टेंस क्या लेनी है, देखो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ मिरर की क्या होती है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ कन्वेक्स की। पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर मैंने तुम्हें कैसे बनाया था, ऐसे बनवाया। मैंने बोला बच्चों यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये तुम्हारा पोल है। और मैंने यहाँ पर क्या रखी थी, तुम्हारी कोई भी ऑब्जेक्ट। तो देखो पोल से फोकस पर तुम ऐसे जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। नोट करो। और क्या रूल है इसके, देखो इसमें देखो क्या, ये जो रूल है सेकंड नंबर, ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टू बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव मान लो, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दिया, ये तुम्हारा कनकेव मिरर है। अब मान लो ऐसे जाके ऐसे रेस गई, और दूसरी भी मैं ऐसे ही चला देती हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ रखा हुआ है, मेजर करना है एक बार। अब या तो तुम इंसिडेंट रे के साथ चल रहे हो कि अपोजिट चल रहे हो, पोल से ऑब्जेक्ट पर आने के लिए। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, पोल पर फोकस पर, पोल से यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आने के लिए तुमने कैसे डिस्टेंस कवर किया, ऐसे। तो तुम इस इंसिडेंट रे के अपोजिट चले गए, राइट और रॉन्ग। यस मैम। राइट। भाई इंसिडेंट रे तो ऐसे जाती है टुवर्ड्स राइट, बट तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए डिस्टेंस का पोल से ऑब्जेक्ट पे आने के लिए उल्टा चलना पड़ रहा है इंसिडेंट रे के। तो उस उल्टे चलोगे तो क्या डायरेक्शन आएंगी, देखो ये रहा, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट रे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो तुम इंसिडेंट रे के उल्टे चल रहे हो तो नेगेटिव, डिस्टेंस रे के साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव। रूल नंबर 3, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है तो क्या लोगे, नेगेटिव। भाई अब ये इसको वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी एक्सिस होती है, प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये रहे तुम्हारे सारे साइन कन्वेंशन। अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो डेरिवेशन नहीं याद करना फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई, क्योंकि इस डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं जब लेंथ एलिमेंट वाले क्वेश्चंस कराती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कराती थी, तो वहां पे कहती थी कि फॉर्मूले का डेरिवेशन याद रखो, काम आएगा। क्योंकि वहां से तुम लोग सीखते थे कि छोटा एलिमेंट कैसे कट करते हैं, एंगल कैसे लेते, पर यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है, इस चीज का। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, अल्फा बीटा गामा वॉटएवर, ये रिजल्ट है, तुम्हें बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन मैम बोर्ड के लिए भी नहीं। हाँ, मैम बोर्ड वगैरह के लिए भी नहीं। बोर्ड्स के लिए तो है, बोर्ड्स में तो न्यूमेरिकल आते नहीं है, बोर्ड में तो डेरिवेशन ही आते हैं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। डेरिवेशन भी देखो क्या, ये मैं बता भी देती हूँ कितना आसान है। ये देखो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, ठीक है, आई इज इमेज, ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस मेजर कर ली पोल से, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोला गया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है रेडियस होता है, पोल से जो इमेज है इसकी डिस्टेंस को कितना बोला गया, वी, ठीक है, ओके। अब एक mn जो है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस पे, mn कर लिया।
अब ट्राइंगल लेते जाओ, कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो तुम्हारा पहला तो ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल उठा लो, ओ एम एन, ठीक है, ओ एम एन, इसमें क्या निकालो? अल्फा। अब एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूलेज जितने भी अभी तक हम ड्राइव करते आए हैं, ये किसके लिए हैं? जो तुम्हारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत बहुत क्लोज है ना, तभी काम आएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज रेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल रेज की अगर ये रेज बहुत क्लोज है तो इनके द्वारा बनने वाला ये एंगल कितना होना चाहिए? बहुत छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ये एंगल अल्फा बीटा जो बनने हैं, ये एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे, इनका 10। तो मैंने क्या किया, ओ एम एन ट्राइंगल उठाओ, देखो सब बहुत ईजी है। ओ एम एन ट्राइंगल उठाओ, 10 अल्फा लिखो। 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तुमने एम एन ड्रॉ किया है, पर अब बेस तुम्हारा क्या है? ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है? यू। अल्फा छोटा हो जाएगा तो आपने लिख दिया अल्फा मैम एम एन अपॉन यू। ऐसे बीटा लिख दोगे, बीटा क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर का? आर। ऐसे ही तुम्हारा ये देखो गामा हो गया एम एन अपॉन वेलोसिटी, ये सॉरी वी। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो ये एम एन अपॉन वी हो गया। पहला तो ये प्रॉपर्टी लगाया है। दूसरा क्या लगाया है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बताना जरा? Exterior angle are equal to sum of two interior angles. हाँ देखो, ये वाला एंगल है बीटा, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है बीटा। ओसीएम ट्राइंगल को देखो, उसके लिए तुम्हारा बीटा एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और थीटा इंटीरियर एंगल है। तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल के एडजेसेंट के अपोजिट होता है। तो देखो अल्फा और ये थीटा अपोजिट एंगल है और एडजेसेंट भी, तो ये हो गया अल्फा प्लस थीटा। अब देखो जो गामा है उसके लिए इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? बीटा प्लस थीटा, इस गामा के लिए है ना, बीटा और थीटा। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। यहां से क्या करो, थीटास की वैल्यू निकालो, जैसे ये निकाली है ना, थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो यहां से तुम्हारे पास एक रिजल्ट आएगा, ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। थीटा देखो, बीटा माइनस अल्फा, थीटा थीटा निकाल दिया, यहाँ से थीटा निकाल लो, यहाँ से थीटा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब साथ में ले आओ, ये कितना हो गया? 2 बीटा, और ये कितना हो गया? गामा प्लस अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करी। अब तुमने बीटा निकाला हुआ है, अल्फा भी निकाला हुआ है और गामा भी, यहाँ पे क्या रख दो? वैल्यू। बीटा कितना है देखो, एम एन अपॉन आर है ना, तो एम एन तो सब में से कॉमन हो जाएगी, कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा? 1 अपॉन आर। गामा कितना है? 1 अपॉन बी प्लस अल्फा कितना है? 1 अपॉन यू। अब देखो r बाई 2 कितना होता है? f इक्वल्स टू r बाई 2, तो ये 2 बाई आर कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ। तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन। ठीक है, डेरिवेशन बोर्ड्स वालों के लिए ये इतना आसान है, ये भी। आगे बढ़ू या फिर इसको एक बार नोट कर लो, देख लो, समझ लो, कुछ भी दिक्कत है कि क्या किया मैडम तो पूछ लो। हो गया? Yes, ma'am. सब बच्चे ऐसे लग रहा है कि मैडम आज पता नहीं कौन सी दुनिया का फिजिक्स पढ़ा रही है। लेंस मेकर में भी आएगा यही फॉर्मूला।
हाँ 10वीं में भी करे हैं भाई। इसमें कुछ अलग डेरिवेशन थी क्या? मैम डिफरेंट थी वो। डिफरेंट तो नहीं होगी, अगर होगी तो भाई मुझे पता नहीं, हमने तो ये, मुझे तो यही याद है। इसमें तो मैं गामा ये वगैरह नहीं थे। जो मैंने कारीगिरी करी है ये हटा देती हूँ, पर नहीं हटा पाऊंगी, सेव कर दिया। अब तुम पढ़ना इसी से। अब बात आती है मैग्निफिकेशन। मैम सही है, ये भी समझ आ रहे हैं। ठीक है, अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफाई करना है ना भाई, तुमने वो मैग्नीफाई लेंस देखा होगा, मैग्नीफाइंग लेंस, तो वहीं से ये शब्द आया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं, अभी तुमने देखा इनलार्ज, डिमिनिश, सेम साइज, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इमेज का साइज वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर वही है, अगर उनका रेशियो निकालोगे तो वो तुम्हें दे देगा मैग्निफिकेशन, यानी कितने गुना तुम्हारी इमेज जो है बढ़ गई। जैसे कि देखो हाई, ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या दे रहा है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसका रेशियो है कि तुम्हारी इमेज कितने गुना बढ़ गई, कितने टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट की, उसी को क्या बोला गया है? मैग्निफिकेशन। दूसरा क्या है? ये तो हो गया हाइट की टर्म्स में। एक किसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान रखना, क्या याद रखना है? आपने निकाला मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला फॉर्मूला। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन, ये देखो ये कुचड़ कुचड़ अभी रहने दो, माइनस वी अपॉन यू। ई क्या है? इमेज का डिस्टेंस पोल से। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से। तो ये हो गया तुम्हारा दो फॉर्मूले। तो यहाँ से तुम क्या लगा सकते हो? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। एक ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला हो गया। और मैग्निफिकेशन के और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें है नहीं, मैं लिखवा देती हूँ। एक तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बच्चों, एक स्लाइड ऐड करवा के, स्लाइड मैंने अभी बच्चों को कराई है, उनको लिखवाया है। देखो मैग्निफिकेशन का 3 फॉर्मूले और मैं ये तुम्हें लगा के भेज दूंगी मैं इसी स्लाइड में, तो समझो। एक तुम्हारे पास ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, बताओ जरा, कनकेव मिरर, अभी हमने कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या मानी भाई? नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हम सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट भी कैसा हो जाएगा तुम्हारा? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। मुझे यहाँ से क्या निकालनी है? v की वैल्यू की, तो मेरी जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बनेगी। अगर मुझे फोकल लेंथ और इमेज ये u की वैल्यू गिवन है, तो देखो मैंने यहाँ पे f का साइन भी ऑलरेडी रख दिया, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो तो यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो किसका फॉर्मूला, कि उसका कि इमेज कहाँ बनेगी, यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो बार बार तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार नहीं करने की जरूरत। अब यहाँ से मिरर फॉर्मूला, ये देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस बी अपॉन यू। अब यहाँ पर जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू,
तो यहाँ पे v और u को विद साइन कन्वेंशंस लिखोगे। क्या लिखोगे? विद साइन, कि v कहाँ बन रहा है उसका साइन लिखो, u कहाँ बन रहा है उसका भी साइन लिखोगे। तो विद साइन लिखने हैं, पोल से मेजर कर करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे v की वैल्यू लिख दी। यहाँ ये v की वैल्यू रख दी, क्या f अपॉन ये वाली जो निकाली थी, यहाँ पे u से u कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा। कन्वेक्स मिरर में रखोगे तो ये uf अपॉन f माइनस u वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? uf अपॉन f प्लस u, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, बस मिरर फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखी है। फिर यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, डिवाइडेड बाय u करोगे तो क्या मिल जाएगा? f अपॉन f प्लस u। तो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये मैग्निफिकेशन की स्लाइड के बाद ऐड कर दूंगी, तो वहां पे भी लिख लेना कि ये फॉर्मूला भी होता है मैग्निफिकेशन। ये साइन लगाना चाहो तो माइनस का लगा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ये तो बी कैसी है तुम्हारी? ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले ये रहे तुम्हारे मैग्निफिकेशन के। फिर इक्वेशन देख ली, मैग्निफिकेशन देख लिया, मैग्निफिकेशन के तीन फॉर्मूले भी देख लिए। अब एक क्वेश्चन कर दो, ठीक है, जाते जाते 10 मिनट का समय है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। मिरर के यूजेस है, कन्वेक्स मिरर को कहाँ पे यूज करते हैं? गाड़ी के शीशे के पास। क्यों करते हैं बताओ? कनकेव क्यों नहीं करते? गाड़ियों में ये हम लोग कनकेव मिरर क्यों नहीं लगाते? बताओ जरा। हम कनकेव बड़ा बड़ा दिखा। हाँ, कनकेव कैसी इमेज बनाता है? इन लार्ज इमेज। और कन्वेक्स कैसे दिखाता है? पॉइंट साइज। वेरी गुड। सिक्योरिटी मिरर में भी कैसी इमेज मैम रखी इस हुई है? पिक्चर में कैमरा क्यों हाँ? नहीं है? इस पिक्चर में कैमरा क्यों नहीं है? सिक्योरिटी मिरर के लिए? नहीं नहीं, ये कार वाली में। कैमरा मिरर्स तो लगे होते साइड में। जिससे फोटो खींची गई होगी। अच्छा, एक्सपेंसिव होगा ना वो। अब देखो, कनकेव के लिए शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे को इनलार्ज करके दिखाएंगे, है ना। इनलार्ज चीजें देखने के लिए हमें कनकेव मिरर, जैसे मेकअप करने के लिए, शेविंग करने के लिए, और डेंटल मिरर्स, मैग्नीफाइंग इमेज, ये सब कॉनकेव मिरर्स। मैग्नीफाइंग ग्लास भी कौन सा मिरर होता है? कनकेव, है ना। कार हेडिंग मिरर्स। चलो ये सवाल करो। और जो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, बस नेचर ऑफ इमेज बता दो और पोजीशन। V equal to -15. और
पोजीशन देखो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, जबकि रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब virtually ये फोकस, अरे वर्चुअल भी करेंगे, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस तो तुम्हारी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूर है बस। फॉर्मूला लगाना है बस, 1/f इक्वल्स टू 1/b। देखा है। अब इमेज कैसी बनेगी तुम्हें खुद पता है, कहाँ बन रही थी इमेज, कनकेव मिरर पे। जब तक तुम्हारी फोकल और उसके पोल के बीच में नहीं आ जाता, जब तक उससे पहले इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। जब पोल फोकस के यहाँ आ जाएगा, पोल और फोकस के बीच में, जब तुम्हारी इमेज यहाँ बनती, विच इज तभी तो ये तुम देख के नेचर तो बता सकते हो, पोजीशन के लिए फाइंड कर लो। कैसे, 1/b फाइंड करना है, नहीं पता। यू की वैल्यू बताओ क्या लूं, पोल से आप इधर मेजर कर रहे हो तो +30 लिखूं या -30? -30 माइनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आगे क्या लिख रहा है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, राइट। यस मैम। ओके, तो ये -130 लिखेंगे, क्योंकि भाई हम इधर मेजर करेंगे पोल से। फोकल लेंथ -1/10। -10 हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, जो चीज फाइंड करनी होती है उसमें अपने अकॉर्डिंग साइन कभी मत लगाना, बेशक तुम्हें पता हो। अपने अकॉर्डिंग कभी साइन नहीं। अगर ऑब्जेक्ट भी निकलवाता तो ऑब्जेक्ट के साइन तुम्हें पता है कि आगे रखा है तो नेगेटिव लगेगा, पर नहीं लगाना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अभी मैं एक क्लास में कोचिंग करा रही थी, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट का साइन चेंज कर दिया तो हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो ये चीज माइंड में ध्यान रखना, फाइंडिंग चीज कभी भी साइन नहीं लगाएंगे। अब फाइंड कर लो, 1/b तुम्हारा हो गया यहाँ से, -1/10 + 1/30, तो 300 -30 + 10, तो कितना आ गया भाई, 1/b इक्वल्स टू -20/300, तो यानी 15, b इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव क्या दिखा रहा है रियल। कि पोल इधर इमेज बन रही है, पोल मिरर के सामने है ना। अब कितनी दूर पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर, यानी पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज बन रही है, यहाँ पर है ना इमेज। यस। तो ये तुम्हारा इसका था। यस, -15 सेंटीमीटर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ये वाला करिए। Converging rays are incident on a convex spherical mirror so that the extension intersect 3 centimeter. मैम 24। हाँ देख लिया भाई, अब तो तुमने गड़बड़ कर दी। तो मैं इसको साइड बनाती हूँ, मेरे को ना ये उस साइड का ना दिखता नहीं है। Converging rays are incident on a convex spherical mirror so that their extension intersects 30 centimeter behind the mirror. ये कटिंग सरफेस के वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
Determine the focal length of the mirror. Reflected rays extends in the principal axis. Convex mirror है, so that their extensions intersect 30 centimeter behind the mirror. तो ये focal length भी given है 30 centimeter behind the mirror पे अगर वो intersect कर रही है, ठीक है. Currently the incident on the convex mirror, so that the extensions behind the mirror. So onto the principal. The refracted rays extended intersect the principal behind the mirror. तो ये 1.2 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 1.2 है. मैम Focal सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. ये क्या है? The refracted extended 1.2 सेंटीमीटर behind the mirror. मैम ये मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना है. अच्छा, तो ये 120 सेंटीमीटर. यस मैम. Yes. तो फोकल लेंथ निकालनी, तो फिर से प्रिंसिपल फोकस लगा दोगे. ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर. ये अब कैसा काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना. ये इमेज कहीं पे भी बन रही होगी तो दिस विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. मतलब तो कितने सेंटीमीटर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है? 30 सेंटीमीटर. उधर एक्सटेंशन इंटरसेप्ट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है. रिफ्लेक्टेड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन reflected rays extension intersect the principal axis behind the mirror. Determine the focal length of the mirror. तो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर दूर था और ये तुम्हारी इमेज जो है 120 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो तुम्हें फोकल लेंथ बताना. तो इमेज दोनों चीजें पीछे ही बन रही है, मतलब ये जाके 120 सेंटीमीटर पे बनेगी. दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. थोड़ी सी लैंग्वेज बेकार थी सवाल की. ये वाला देखो क्या है, ओरिजिन बताया हुआ है कि इतने ऊपर रखा हुआ है, तो तुम्हें बताना है कि इमेज कितने ऊपर गई. तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी हमें कल करने हैं. ये मैं तुम्हें भेज दूंगी, एक बार तुम घर से ट्राई कर लेना ये वाले क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है भाई, वरना कल हम लोग ट्राई कर लेंगे. रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा कल से. कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की कर लेंगे कि दो मिरर है, 3 मिरर है, तो कहाँ इमेज बनेगी. सुरेंद्र बेचारा बहुत परेशान है. सुरेंद्र जल्दी शिफ्ट हो जा भाई.